हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं लेकर के क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बच्चों, ये हमारा इस चैप्टर का 4th लेक्चर होने जा रहा है। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड। उस दौरान किस तरह से ब्रिटेन को बहुत प्रॉब्लम हुआ था। अमेरिका जो है सो धीरे धीरे पावरफुल बनते जा रहा था। आर्थिक मामलों में वो सबसे ज्यादा सर्वोच्च बन गया था। और 1929 का महामारी का दौर हम लोगों ने पढ़ा, महामंदी का दौर पढ़ा। और इस महामंदी के दौर में कैसे अमेरिका जो है वो पीछे खींच लेता है अपनी हाथ को। पूरे विश्व व्यापार में जो उसने पैसे दे रहे थे, सभी को कर्ज दे रहा था, ये अब वो नहीं दे रहा है, या उसका कर्ज देने का जो अमाउंट है वो कम हो गया और वो हर जगह से अपना पैसा का विड्रॉवल कर रहा था, जिसकी वजह से महामंदी बहुत भयानक रूप ले लेती है। इसमें कहा जाता है, एक अर्थशास्त्री जिसका नाम है किन्स, उनके अनुसार भारत का सोने चांदी के वजह से जो लेन देन था, भारत के द्वारा किया जाने वाला सोने चांदी का लेन देन, इसके वजह से इस महामंदी के दौर से उभरने का एक रास्ता हमें सामने दिखता है ना। तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का क्लास कुछ अलग होने वाला है, एकदम शानदार होने वाला है। समझते हैं कि आगे कौन कौन सी घटनाएं घटती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। आज आपके सामने एक टॉपिक है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल के दौरान। देखिएगा, 1914 से लेकर के 1918 तक आपका सबसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किस तरीके से ब्रिटेन बुरी तरह से पराजित हो गया, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, उसको युद्ध पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे थे और उसे कई जगह से उधार लेना पड़ रहा था। उससे पहले जो कि ब्रिटेन सबसे ज्यादा वर्ल्ड पावर था, अब युद्ध की वजह से उसकी हालत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अमेरिका भी जो है सब धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे खींच रहा था। इस दौरान क्या होता है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण में यदि हम देखें तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच में लड़ा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोगों ने पढ़ लिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 से लेकर के 18 तक लड़ा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यदि हम बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बच्चों ये कब से कब तक, 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये 1939 से लेकर के 1945 तक लड़ा गया। अब यहां पे हमें यह देखना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझ में आ गया, 1929 का महामंदी का दौर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अब देखते हैं कि कैसे कैसे जो टाइम पीरियड है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच में हुआ, तो धुरी शक्तियां और मित्र राष्ट्र, जिसमें से धुरी शक्तियों में है आपका नाजी जर्मनी, जापान और इटली, और मित्र राष्ट्र में आपका है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ये बड़े बड़े देश जो है वो आपका मित्र राष्ट्र की तरफ से थे। मित्र राष्ट्र की ही जीत होती है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। और इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में हुई लगभग 6 करोड़ लोग जो है इसमें मारे गए। मतलब ये जो धुरी शक्तियां और मित्र राष्ट्र के बीच में हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसमें लगभग 6 लाख लोग जो है वो मारे जाते हैं। और ये 6 करोड़ लोग मारे जाते हैं, जो कि उस समय के 1939 में टोटल विश्व जनसंख्या का टोटल 3% होता है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एक युद्ध में मारे जाता है। युद्धोत्तर काल में अमेरिका और सोवियत संघ जो है वो बहुत ही बड़ा, समझ लीजिए कि औपनिवेशिक शक्ति बनकर के सामने आता है। और ये दोनों एक्चुअली में चाह रहे थे कि हम जो है सो सुपर पावर बने। अब चूंकि युद्धोत्तर काल था तो युद्ध के बाद सभी सोच रहे थे कि युद्ध जीतने के बाद जो है सो कौन सबसे ज्यादा सुपर पावर बनेगा, पूरे विश्व का बादशाह कौन होगा। अब इस बात का जो है एक रेस लग गया, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। सभी एक दूसरे को प्रूव करने पे लगे हुए थे कि आखिर कौन है जो आगे की तरफ बढ़ सकता है। अब बच्चों यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि महामंदी का दौर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। महामंदी का असर अभी भी था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद युद्ध पे बहुत बड़े अमाउंट में खर्चे किए गए, जिसकी वजह से बहुत सारे देशों की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हुई। अब देखो इससे कैसे निपटा गया, देखिएगा 2 महायुद्धों के बीच में आर्थिक अनुभव से प्राप्त सबक। अब ये जो आर्थिक इतना घाटा हुआ, महामंदी आया, महामारी भी आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इस बीच में जो इतना ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ पूरे विश्व को, इसके पीछे कारण क्या है, हम लोगों ने क्या सबक सीखा कि ये हुआ कैसे। तो सबसे पहली बात किया जाता है कि बृहद उत्पादन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात। आप लोगों ने पढ़ा था कि गेहूं का बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया था, और बहुत ज्यादा उत्पादन होने की वजह से उसकी कीमत बहुत तेजी से गिरी, और इतना ज्यादा गिरा कि किसानों की हालत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इस वजह से जब भी आप याद रखें कि उत्पादन बहुत ज्यादा हो लेकिन मांग जो है ये कम हो, ऐसे समय में कभी भी
जो प्राइस होता है वो हमेशा नीचे की तरफ गिर जाता है। और जब डिमांड बहुत ज्यादा हो और उत्पादन कम हो या लिमिट में हो तो आपका जो प्राइस होता है वो मेंटेन बना हुआ रहता है ना। तो इस वजह से सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो है बृहद उत्पादन, और ये बिना उपभोग का था, मतलब यूज करने वाला कोई नहीं था और उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है यह है बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध। क्या सारे दो जितने भी विश्व के देश थे, क्या सभी एक दूसरे से इंटर रिलेशनल हो करके और सभी गेहूं का उत्पादन करके उन्हें आपस में व्यापार में मदद कर रहे थे? क्या सारे विश्व के लोग एक दूसरे के साथ व्यापार में बिजी थे? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लोग एक दूसरे से यदि आर्थिक रूप से यदि एक दूसरे से संबंधित होते, एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते, तो शायद इतनी बड़ी स्थिति से पार लगाना मुश्किल नहीं था। लेकिन सभी अपने अपने देश के लिए कर रहे थे और बृहद उत्पादन और बाहरी दुनिया के साथ लोगों का आर्थिक संबंध थोड़ा कम था उस स्थिति में। यही दो वजह होते हैं कि दो बड़े महायुद्ध और महामंदी का दौर सबके लिए बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा हमें देखने को मिलता है। लिखा इसी समय पूर्ण रोजगार जो है उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम का नियंत्रण होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन बृहद उत्पादन और इतना जो बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक विनिमय नहीं था, तो इस वजह से बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ी, और जब बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी तो फिर इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया। लोगों के पास रोजगार नहीं था और इन सभी चीजों का बहुत तेजी से जो होना चाहिए था, व्यापार, पूंजी का क्या बोलते हैं आवागमन होना चाहिए, ये सारी चीजें अब ठप पड़ने लगी थी। अब इसलिए बच्चों हुआ क्या, यहाँ पर अब आपको एक नई बात को सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात कि यदि ये दोनों प्रॉब्लम आपके सामने दिख रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी यही था कि इन सभी चीजों पर, अब वस्तुओं पर, पूंजी पर और श्रम पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? सरकार पर। मतलब अब सरकार जो है वो न्यूनतम दाम जो है, न्यूनतम कीमत है जो भी फसल का, उसका सरकार जो है वो तय करे। जैसे आज के समय में आप यदि देखेंगे तो एमएसपी होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होता है हमारा, जो कि सरकार जो होती है वो किसी भी फसल, गेहूं, चावल हमसे खरीदती है तो एक मिनिमम रेट निर्धारित कर देती है। उससे कम कीमत पे तो किसानों को कभी नहीं मिलनी चाहिए। इसी तरह से हम लोगों ने, जैसे आज के समय में ये सारी चीजें हैं, उस समय जब ये प्रॉब्लम आया तब लोगों ने सोचा कि सरकार का कंट्रोल होना चाहिए इन सब चीजों पे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो दो बड़े कारण दिखते हैं, इस पे अब सरकार का कंट्रोल होने के लिए अब होता क्या है। अच्छा, विश्व अर्थव्यवस्था तो चरमराई हुई थी, अब विश्व अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए क्या किया गया? देखिए यहां से एक घटना आपको देखने को मिलेगा। 19 जुलाई 1944, जुलाई 1944 अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। क्या नाम है? ब्रेटन वुड्स। और ये न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स, मतलब अमेरिका है, और अमेरिका के अंदर है एक संस्था जिसका नाम, एक स्थान है जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर, और उसके अंदर एक जगह है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। और ब्रेटन वुड्स में क्या हुआ? एक मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ पूरे वैश्विक लेवल पे। वैश्विक लेवल पे सारे देश के लोग, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष या तो उस समय के जो पूरे देश को संभालने वाले लोग थे, वो सभी आते हैं और इस बात को लेकर के सम्मेलन करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, इसे हम कैसे वापस पटरी पर ला सकते हैं। इसको लेकर के मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में। कब किया जाता है? तो याद रखना है, जुलाई 1944 में। देखिए अब क्या होता है, इस संस्थान का जब आपका मीटिंग होता है तो इसमें ध्यान दिया जाता है कि पूरे यदि विश्व को, सबसे बड़ी चीज कभी भी जब आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो, आपका हालत खराब चल रहा हो, ऐसे समय में लोन बहुत अच्छी चीज होती है। मतलब लोग लोन लेकर के और अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फिर कहा गया कि ऐसी वैश्विक संस्था होनी चाहिए जो कि देश को लोन दे सकती हो, उसे कर्ज दे सकता हो। आपको याद होगा महामंदी के दौर में उससे पहले अमेरिका जो है सो पूरे विश्व को क्या दे रहा था? कर्ज दे रहा था। लेकिन महामंदी के दौर में वो भी अब कर्ज देना बंद कर दिया और जहां जहां कर्ज दिया था वहां से वो वापस लेने का प्रयास करने लगा। इस तरह से जब पूरे विश्व में पैसे का सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है तो स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसे बनेगा? इसी वजह से 1944 जो है आपका, याद रखिएगा, जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में दो संस्थान का निर्माण किए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है, वो आज भी काम करती हैं। एक संस्थान का नाम है IMF, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। दूसरा है IBRD, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बच्चों इसी को बाद में वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया। अब जानते हैं कि ये दो ऐसे बड़े बड़े संस्थान हैं जो कि पूरे वैश्विक लेवल पे आर्थिक विनिमय को कंट्रोल करती है। ये जो है एक तरह से समझ लो कि ये देशों को लोन देती है। ये जो IMF है वो कम समय के लिए और कम अमाउंट देती है किसी भी देश को।
जबकि वर्ल्ड बैंक बहुत ज्यादा अमाउंट बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए देती है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब ब्रिटेन वुड्स जो कि अमेरिका में स्थित है, वहां पर ये दो संस्थान अभी अभी समझ लीजिए कि उन्होंने जन्म लिया है, इसीलिए इन दोनों को आईएमएफ और आईबीआरडी कहो या तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक कहो, इन्हें ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान कहा जाता है। और ये दोनों ऐसी संस्थाएं सिद्ध होती हैं जो कि पूरे वैश्विक लेवल पे सभी को आर्थिक सहायता देने में मदद करेगी। तो आपको समझ में आ गया, वहां पर जो आपका ये सम्मेलन हुआ था उसमें ये दो बैंक, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का जो है सो गठन होता है। अब इन दोनों का काम क्या है बच्चों, देखिए आईएमएफ और आईबीआरडी को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान मतलब ट्विन्स कहा जाता है, और अमेरिका आईएमएफ और आईबीआरडी के फैसले पर वीटो कर सकता है। अब वीटो क्या, सुनिए, कौन से देश को लोन देना है, कौन से देश को कर्ज देना है, इस बात को लेकर के यदि अमेरिका वीटो कर दिया, वीटो का मतलब ये एक ऐसी विशेष अधिकार होता है, यदि कोई वीटो कर देता है मतलब उसका वो जो प्रस्ताव है वो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, उसे लोन नहीं मिलेगा। ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ इन दोनों संस्थान पे वीटो करने का जो पावर है वो केवल अमेरिका के पास है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूएनओ में ऐसे 5 देश हैं जिसके पास वीटो पावर है ना। तो इसी तरह से सुरक्षा परिषद में, उसी तरह से यहाँ पर आईएमएफ और आईबीआरडी के मामले में केवल अमेरिका के पास ही वीटो पावर था, जिससे किसी के प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता था। अब देखिए, यहां पर देखिए ऐसे ही ये पॉइंट लिखा हुआ है कि वीटो एक ऐसा विशेष अधिकार होता है जिसका असहमति किसी भी प्रस्ताव को क्या कर सकती है, खारिज करने का आधार बनती है या उसको खारिज कर सकती है। अब ब्रिटेन वुड्स को की जो व्यवस्था थी वो निश्चित विनिमय दर पर आधारित होना था, है ना, होना था। मतलब भारतीय मुद्रा रुपया और डॉलर के साथ जो है वो निश्चित विनिमय के साथ बंधा हुआ था। बच्चों एक बात ध्यान रखना है, आईएमएफ बन गया, आईबीआरडी बन गया, ये दोनों संस्थान इसलिए बने ताकि सबको आर्थिक रूप से सहायता मिले। अब ये जो ब्रिटेन वुड्स था वो हमेशा डॉलर में करती थी बिजनेस, और ये एक निश्चित विनिमय दर पर जो है वो आधारित था। मतलब यदि एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि मान लो कि $50 है तो बदले में कितना रुपया होगा ये पहले से ही फिक्स था। मान लो कि $50 आप दे रहे हैं तो बदले में मान लो कि इसका 200 रुपया होगा, ये पहले से फिक्स कर दिया। मतलब इसमें किसी तरह का लचीलापन नहीं रखा गया। लेकिन सोचो, क्या ये लंबे समय तक टिकने वाला था? आप जानते हैं कि यदि हमारे देश की स्थिति बढ़िया होती है, आज के समय में यदि हम बात करें तो $1 जो है वो लगभग 80 रुपये के आसपास में है ना, 80 रुपये के आसपास में। अब सोचो यदि रुपया का वैल्यू बढ़ता है, रुपया जो है सो मतलब इतनी अच्छी स्थिति में आता है कि वो डॉलर के मुकाबले में आ जाए, तो बच्चों धीरे धीरे इसका वैल्यू कम होगा ना। मतलब ये हुआ कि हम क्या हो जाएंगे, मान लो 60 रुपया हो गया, $1 के बराबर में 60 रुपया हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो करेंसी है उसका स्टैंडर्ड बेहतर हुआ है। और ये एक समय ऐसा आएगा जब $1 $1 के बराबर हो जाए। इसका मतलब इसका जो करेंसी है और इसका जो करेंसी, हमारी जो करेंसी है, ये दोनों एकदम इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो सोचो उस समय हमारी जो करेंसी और इसकी करेंसी वो जब इक्विवेलेंट होगा, मतलब इसका वैल्यू और हमारा वैल्यू एकदम इक्वल होगा। तो इसे फिक्स कर देना बिल्कुल भी उचित नहीं था, क्योंकि यदि इसके इकोनॉमी में डाउनफॉल होता है, कहीं मान लो यही गिर जाता है, तो हमारी स्थिति भी बेहतर हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या समझ में आया, 1 मिनट कि एक मान लेते हैं कि $1 है और $1 के बराबर में यदि हम 80 रुपया पूरी तरह से फिक्स कर देते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यदि हमारी स्थिति बेहतर हो गई तभी ये अप डाउन हो सकता है, या तो अमेरिका की स्थिति यदि डाउन हो जाती है तभी हमारी मुद्रा जो है वो उसके इक्विवेलेंट होने का प्रयास करेगा। लेकिन इसे क्या कर दिया गया, निश्चित विनिमय दर पे बांध दिया गया, जिसकी वजह से ये जो है सो कभी भी अस्थायी रूप से कंप्लीट नहीं रहा। आगे चल करके देखिएगा कि किस तरह से निश्चित विनिमय दर विफल रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम अब अगला टॉपिक। देखिए अब आता है प्रारंभिक उद्योतर वर्ष। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको समझना है कि जब ये वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था और आईएमएफ जैसी संस्था जब बन जाती है तो इसका शुरुआती दौर कैसा रहता है। क्या ये सभी के विश्वासों पे खरा उतर पाता है? क्या ये वे सभी देशों का हेल्प करता है जिसके वजह से इसका गठन हुआ था? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सबसे पहले जो इन दोनों का जो गठन हुआ था ये केवल और केवल औद्योगिक देशों के लिए हुआ था, जिसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिसका एक समझ लीजिए कि एकदम बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां वहां पे वर्क कर रही होती है, जिन्हें ज्यादा बड़ी पूंजी की आवश्यकता है, केवल वैसे देशों का ये हेल्प कर रहा होता है। लेकिन फिर देखता है कि जितने छोटे छोटे देश हैं वे सब सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े देशों में अपना माल बेच करके और खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। और फिर इन लोगों को एहसास होता है कि नहीं, जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्हें भी हमारी जरूरत है। और फिर ये दोनों जो हैं वो विकासशील देशों को भी प्रोमोट करने लगता है, उन्हें भी कर्ज देना स्टार्ट कर देता है। नहीं तो इस तरीके से आपको सबसे पहले पढ़ना है कि ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पश्चिमी औद्योगिक देशों के लिए ही केवल अच्छा रहा।
जो पश्चिमी औद्योगिक देश थे केवल उनके लिए बेहतर रहा और यही वजह था कि 1950 से लेकर 1970 के बीच में विश्व व्यापार का विकास दर 8% हो गया। इनके दिए हुए लोन की वजह से। आप पहले जानते हैं अमेरिका दे रहा था, अब ये दे रहा है, इसकी वजह से 8% ये बढ़ा। वैश्विक आय जो है वो 5% बढ़ी और बेरोजगारी 5% से कम हो गई। तो बच्चों सारी स्थितियां बेहतर तरीके से चल रही थी क्योंकि सभी को अब लोन मिल रहा था। लोन लेकर के लोग अपनी अपनी स्थिति को अच्छा कर रहे थे। सारे जितने भी देश थे वो यहाँ से अपना कर्ज लेकर के और अपनी अपनी स्थितियों को बेहतर करने में लग गए। लेकिन ये कमजोर देश या विकासशील देश या गरीब देशों को लोन नहीं देता था। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलती है। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देश के बराबर जाने का भरपूर कोशिश कर रहे थे। वो जो है विकासशील जो देश थे वे अपने यहाँ चीजों को बना करके और वो चाह रहे थे कि हम विकसित देशों में उसे बेचें। इससे क्या होगा, हमारा भी बेनिफिट होगा, हमारी भी स्थिति बेहतर होगी और हम जब एक बार औद्योगिक देशों में काउंट होने लगेंगे तो हमें भी यहाँ से कर्ज मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। देखिए, लेकिन शुरुआती दौर में क्या होता है, औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। अब देखिए यहाँ पे अब जानते हैं कि एक समय था जिस समय औपनिवेशीकरण बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे चल रहा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खासकर ब्रिटेन जो कि जहां जहां पर अपनी कॉलोनी बना के रखा था वो धीरे धीरे उन सभी को अब स्वतंत्र करना शुरू कर देता है। और जब उन्हें स्वतंत्र करना शुरू कर देता है तो वे उन देशों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हम आर्थिक रूप से कैसे अपने आप को संपन्न करें, हम अपने यहाँ के जनता को किस तरह से स्टेबल करें और देश में एक तरह से स्टेबिलिटी आ जाए और देश की जनता खुश रहे। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिएगा, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद 2 दशकों में एशिया एवं अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश को स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बना दी गई। मतलब ब्रिटेन अब उन्हें गुलाम नहीं बना के रख पाया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन जो है उनकी भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसके बाद क्या होता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का गठन जो है वो औद्योगिक एवं विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। लेकिन यूरोप में कई देश और जापान ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर निर्भरता नहीं दिखाई और वे अपनी अर्थव्यवस्था को खुद से गठित कर लिया। कहने का मतलब ये है, आपने देखा कि किस तरह से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का स्थापना इसलिए किया गया था कि ये औद्योगिक देश के साथ साथ विकासशील देशों का भी ध्यान रखे। लेकिन शुरुआत में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने केवल औद्योगिक देशों पर ध्यान दिया और इन्हें नेग्लेक्ट करता चला गया, जिस वजह से बहुत सारे विकासशील देश ने खुद से अपने आप को मजबूत बनाने के बारे में सोचा, जिसमें जापान और कई छोटे छोटे विकासशील देशों ने मिलकर के अपनी अर्थव्यवस्था को खुद से बूस्टअप करने के बारे में सोचा। देखिए, इस कारण 50 के दशक में यदि आप देखो तो ब्रिटेन वुड्स संस्थान जो है वो विकासशील देशों पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा। जब इन दोनों संस्थान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को लगा कि ऐसे विकासशील देशों को भी हमारी जरूरत है तो अब ये इन्हें भी प्रमोट करने लगा और इन्हें भी फंड देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अब खुद से विकसित हो रहे थे और यदि इन्हें अब फंड नहीं दिया गया तो वैश्विक मंच पे उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो सकती है। अब क्या होता है बच्चों, देखिएगा, अब क्या होता है, उपनिवेश रह चुके उनके खनिज। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि ब्रिटेन ने सभी को औपनिवेश को स्वतंत्र तो कर दिया लेकिन उनका लालच अभी तक नहीं गया था। वो जहां जहां पर जिसको गुलाम बना के रखा था उनके खनिज संसाधनों पर उनके जमीनों पर अब भी उनका नियंत्रण था। वो चाह रहे थे कि वहां से मिलने वाला टैक्स मुझे लगातार मिलते रहे, हम भले उन्हें लोगों को आजाद कर दें लेकिन वहां के खनिजों पर, वहां की प्राकृतिक संपदा पर, वहां पर हमारा ही अधिकार बना रहे। इसलिए कई विकासशील देशों ने अब मिल करके सोचा कि देखो, हमें आजाद तो कर दिया गया है लेकिन हमारे संसाधन हमें दिए ही नहीं जा रहे हैं, तो फिर हम आजाद कैसे हुए। इसीलिए जितने विकासशील देश थे या तो जो औपनिवेश रह चुके देश थे वे सभी ने मिल करके क्या बनाया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया, जिसको नियो कहा जाता है। उसने मिल करके संगठित हुए और संगठित होकर के एक समूह बनाया जिसका नाम रखा गया G77। इसमें 77 देशों का औपनिवेश रह चुके वैसे देशों का यह समूह था जो खुद से मिलकर के अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करना चाह रहे थे और जिसने भी इसे औपनिवेश बनाया है उस सरकार से अपनी प्राकृतिक संपदा को वापस लेने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके से G77 का निर्माण होता है। नियो से वे अपने संसाधनों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। वे चाहते थे कि जितने संसाधन है हमारी हो जाए। अच्छा, विकास के लिए वो अधिक सहायता भी चाहते थे आईएमएफ और आईबीआरडी से।
कच्चे माल का सही दाम मिलना चाहिए। कहां पर? विकसित देशों में हम जाकर के जब बेचते हैं तो हमें सही दाम मिलना चाहिए, ऐसा ये विकासशील देश या तो औपनिवेश रह चुके देश ऐसा चाहते थे। इसके साथ ही ये तैयार माल को विकसित देश में बेचने की बेहतर पहुंच की मांग कर रहे थे कि हम आराम से जाकर के विकसित देशों में बेच सकें ताकि हमारी भी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बेहतर हो जाए। नहीं समझ में आया? तो इन लोगों ने, आपने क्या समझा? ब्रिटेन ने सबको आजाद कर दिया लेकिन उनके संसाधनों पे अभी भी कंट्रोल रखा, लेकिन ये चाहते थे कि नहीं, हम अपने संसाधनों पे खुद से कंट्रोल करें। इसलिए उन्होंने नियो के रूप में संगठित होकर के और G77 बनाया, और ये सभी मिलकर के चाहते थे कि हम विकसित देशों में अपने सामान को बेच करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर बनाए ताकि हमारे यहाँ के लोगों का रहन सहन, इनका भी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो इस वजह से अब ये ब्रिटेन वुड्स की सहायता लेने के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। आई होप आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब आगे हमको यह समझना है कि ब्रिटेन वुड्स का समाप्ति कैसे होता है और वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे होती है। अब आप देखिए, धीरे धीरे ऐसा होता है, लोगों को ऐसा नहीं है कि इसका जरूरत नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी कम होने लगती है। ब्रिटेन वुड्स को लेकर के लोग जो है अब उसे, वो नहीं चाहते थे कि हम वहां से अब कर्ज लें, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को खुद से सुधारने में लग गए थे। जैसे कि 60 के दशक में अमेरिकी मुद्रा जो है वो दुनिया में प्रधान मुद्रा नहीं रहा। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? अमेरिकी मुद्रा प्रधान मुद्रा नहीं रहा, सबसे मेन करेंसी नहीं रहा। इसका मतलब और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे देश थे जो कि अपने आप को इस लेवल पे बना रहे थे कि ये अमेरिका को टक्कर दे सके। मतलब अब बहुत सारे देशों का जो है सो इकोनॉमी की स्थिति बेहतर हो रही थी। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत अब गिरने लगा, अतः विनिमय दर विफल हो गया। मैंने आपको बताया था ना, जो निश्चित विनिमय दर पहले तय कर दिया गया था ये चलने वाला नहीं था, क्योंकि जैसे ही अमेरिकी डॉलर गिरा, मतलब इसका वैल्यू थोड़ा कम हुआ। सोने के मामले में देखो, मान लेते हैं कि एक सोना मान लीजिए है, और उस सोने के बदले में हमारा एक निश्चित पैसा है रुपया में, लेकिन मान लो कि अमेरिका की वैल्यू डाउन हो गई, तो फिर निश्चित विनिमय दर तो फेल हो गया। $1 के बराबर में जितना रुपया था, मान लो 80 रुपया था, लेकिन जैसे इसका वैल्यू डाउन हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है सो $1 के बराबर में अब हमको जो है सो ज्यादा, मतलब मान लो 100 या $120 मिल सकता हो। नहीं, इसका मतलब ये होने लगा कि अब अमेरिका का जो निश्चित विनिमय दर था वो पूरी तरह से विफल हो चुका था। और जब ये विफल हुआ, अब क्या होगा देखिएगा, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इसके कारण आय में बहुत तेजी से गिरावट आई और गरीबी भी बढ़ने लगी। अब जैसे अमेरिकी डॉलर, क्योंकि देखो, बात ये समझना है कि अमेरिकी डॉलर एक ऐसा करेंसी है जो कि वैश्विक लेवल पे इसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा पहुंच था। हर जगह पे जो व्यापार हो रहा था वो इसी की वजह से हो रहा था। और जैसे अमेरिका का डॉलर गिरता है, उसकी वजह से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका या जितने गरीब देश थे या विकासशील देश थे, उनके यहाँ पर जो है सो हड़कंप मच जाता है। जैसे कि आज भी यदि अमेरिकी डॉलर गिरता है, उसकी कीमत कम होती है, तो हमारे जो भारतीय करेंसी है इसका भी वैल्यू डाउन होगा, है ना, क्योंकि हमारा और उनका बहुत, मतलब हमेशा डॉलर में ही आपका रिलेशन बना हुआ रहता है, उसी से हमारा बिजनेस चलता है। तो यदि उसका वैल्यू डाउन होता है तो इससे हमें भी बहुत नुकसान होता है। तो उस तरीके से अमेरिका और लैटिन अमेरिका जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ने लगती है। 70 के दशक के आखिरी में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एमएनसीज होती हैं वो एशिया के कम वेतन वाले देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगे। इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा चीन। कौन मिलेगा? तो चीन। देखो बाबू, ये चीन क्या है, अब इसके बारे में हम पूरी कहानी आपको यहां से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, चीन में होती है 1949 की क्रांति। ठीक है, 1949 की क्रांति किसके बीच में होती है? तो ये कम्युनिस्टों का एक क्रांति होता है। इससे पहले क्या होता था कि चीन पूरी दुनिया से अलग था, वो अपनी अर्थव्यवस्था को अपने दम पे ही जीना चाहता था। जैसे कि आप कहीं याद करो तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और हमारा देश भी जो है वो वैश्विक लेवल पे इंटरनेशनल कंपनियों को भारत में आने की अनुमति नहीं दे रहा था। फिर आप जानते हैं कि 1991 में मनमोहन सिंह ने लाया LPG सिस्टम, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जब ये व्यवस्था हमारे देश में आती है, माननीय मनमोहन सिंह जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो जो है LPG लाने की वजह से क्या होता है कि भारत में अब बाहरी कंपनियां, विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करना शुरू करती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्रो मिलता है। उसी तरीके से 1949 में जब चीनी क्रांति, कम्युनिस्टों का एक क्रांति होता है, उससे पहले वैश्विक लेवल पे एमएनसीज चाइना में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये क्रांति होती है उसके बाद वहां पर नई आर्थिक मतलब नीति लागू हो जाती है। वहां पे कम्युनिस्ट सरकार बनती है और वो नई आर्थिक नीति को लाती है।
अब ये जो नई आर्थिक नीति लाती है, इसकी वजह से अब विदेशी कंपनियां फटाफट चीन में आना शुरू कर देती है। अब चीन में जब वो आती है ना, तो चीन में बहुत ही कम पैसे लेने वाले मजदूर मिल जाते थे, बहुत ही कम सैलरी पे उन्हें रख लिया जाता था, जिससे उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में किया जा सकता था। इसीलिए अब सभी लोग जो है सो फटाफट वैसे देशों में आना शुरू कर देती है जहां पर क्या होती है, बहुत ही कम वेतन पे जो है सो उन्हें कौन मिल जाए उन्हें ये आपका मजदूर मिल जाए। तो आपने देखा कि 70 के दशक के आखिरी में बहुराष्ट्रीय कंपनियां एशिया के कम वेतन लेने वाले देशों में अपना उत्पादन केंद्रित करने लगे। मतलब ये वैसे देशों में आना शुरू कर दिया जहां पर सैलरी बहुत ही कम देना पड़े और बहुत लंबे समय तक हमारा फैक्ट्री वर्क करता रहे। और इस तरीके से अच्छा यही इसी समय एक और बात हुआ कि सोवियत खेमे में बिखरा हो गया। मतलब ये जो आपका यूएसएसआर, यदि हम रूस की बात करें तो पहले ये था यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ कहा जाता था। ये सोवियत संघ जो है ये टूट करके बिखर करके और ये टोटल 16 देशों में टूट जाता है। एक खुद आपका खुद जो है सो रूस रहता है और ऐसे ऐसे कई 15 देश और टूट जाते हैं। और इस तरीके से सोवियत जो संघ था ये भी आपस में ये भी पूरी तरह बिखर जाता है। और चाइना की जो आर्थिक नीति थी इसकी वजह से अब सारा प्रोडक्शन जो है वो चाइना में स्थापित होने लगता है। इसीलिए आज आप देखते हैं बच्चों कि जितना भी चीज आज मार्केट में हमारे पास है वो पूरी तरह से वैश्विक मार्केट में चाइनीज मटेरियल घुस चुका है। हर एक फील्ड में कम से कम प्राइस पे जो है वो चाइना चीजों को अवेलेबल करवा देता है। यदि हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चाइनीज मटेरियल से भरा हुआ है। और चाइना कम समय में और कम पैसे पर जो है चीजों को उपलब्ध करवा पाता है, तो उसके पीछे कारण है कम वेतन वाले मजदूर वहां पे काम करते हैं। नहीं समझाया? और वैश्विक लेवल के बहुत सारी कंपनियां चाइना जैसे देशों में अपना प्लांट लगा करके और कम पैसे पे काम करवा करके हेवी प्रोडक्शन करके और उसे पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बेचने का काम करती है। इसीलिए तो इंडियन मार्केट के साथ साथ पूरे वैश्विक मार्केट में आप चाइनीज मटेरियल को बहुत आसानी से बड़ी मात्रा में बेचते हुए देख सकते हैं। बच्चों इसका असर हमारे देशों पे भी पड़ता है और इस प्रकार धीरे धीरे फिर भारत में भी ऐसे ही, फिर चीन में और फिर ब्राजील जैसे देश भी ऐसे ही स्थितियों को अपनाती है और पूरे देश के लिए पूरे वैश्विक लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट को अपने यहाँ घुसाने के लिए अब तरह तरह की पॉलिसी बनाना शुरू करता है। जैसे कि इंडिया में मैंने आपको बताया 1991 में एलपीजी लाया गया, जिसकी वजह से अब क्या होने लगा, बाहरी मार्केट जो विदेशी कंपनियां है वो भारत में आ सकती थी और भारत में अपना प्रोडक्शन यूनिट को स्टार्ट कर सकती थी। तो इस तरह से जितने भी विकासशील देश थे वे सभी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अपने आर्थिक नीति में बदलाव करती हैं और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था सबका बेहतर होता चला जाता है। और आईएमएफ और आईबीआरडी जैसे जो संस्थान थे, जो ब्रिटेन वुड्स के जो संस्थान थे, आपका आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब के ऊपर डिपेंडेंसी अब धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस तरीके से एशियाई देश या जितने भी विकासशील देश थे उन्होंने अपने अपने स्थितियों को सुधार लिया। और इस तरीके से आपको पूरा चैप्टर जो है वो आपका यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब इसके आगे आपको कोई टॉपिक नहीं बचा है। तो बच्चों यहाँ हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है और ये चैप्टर आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉप टू बॉटम हम लोगों ने पूरी तरह से बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को समझने की कोशिश किया है, बहुत डेप्थ तक समझा है और आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को। तो बच्चों अब हम लोग जल्द ही इसके एमसीक्यूज को लेकर के आने वाले हैं, तब तक आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। बच्चों यदि आपको इस चैप्टर के सारे प्लेलिस्ट आपको नहीं मिल रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें या इसका प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पर आपको इस चैप्टर का पूरा एक साथ आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बच्चों मिलते हैं अब अगले क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, फिर से एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और जुड़े रहिए गुरुकुल साथी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।